नमस्कार मित्रों। देश और दुनिया में काफी उठापटक चल रही है, राजनीतिक अस्थिरता भी है, जंग के माहौल भी बने हुए हैं अलग अलग देशों में। इसराइल का तो मसला आप देख ही रहे हैं, रूस और यूक्रेन का मसला चल रहा है। ट्रंप साहब अपनी दादागिरी, गुंडागर्दी या जो भी कह लें पावर, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान में क्या होगा, वेनेजुएला में जो कुछ हुआ है उसको लेकर भी लोग हैरान हैं। और अब ग्रीनलैंड की भी चर्चा हो रही है कि ग्रीनलैंड में क्या होने वाला है। तो देश दुनिया की चर्चा करने के लिए हमारे पास एक बेहद खास मेहमान है, हमारे मित्र हैं जो देश दुनिया में घूमते रहते हैं, रूस से लेकर अमेरिका तक, पुतिन से ट्रंप तक उनके बड़े करीबी पहचान, रिश्ता, दोस्ती है और समझ है। तो शीतल सिंह साहब पत्रकारिता ही हमारे साथ मुलाकात होती रहती है, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि हमने रिक्वेस्ट किया कि हर हफ्ते हम शीतल साहब के साथ बात करें हर मुद्दे पर। राजनीति, देश की राजनीति में तो वो बड़ा अंदर तक घुसे हुए और स्क्रू टाइप है, उसको पूरा घूमते राजनीति। तो हम उनको हॉट शीतल कहते हैं। देखेंगे तो हॉट है ही। सर नमस्कार आपको, मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं। आपको, आपके दर्शकों को, सबको। खिचड़ी हम लोग इसको कहते हैं हमारे यहाँ पूर्व अवध में, खिचड़ी पर्व पर सबको शुभकामनाएं। कल लोहड़ी थी पंजाब में और सब जगह उनको भी, सारे मित्रों को शुभकामनाएं, देशवासियों को। कल लोहड़ी मना रहे थे, आज मकर संक्रांति मना रहे हैं। और हम लोग जी याद आ रहा था कि जयपुर और अहमदाबाद में पतंगबाजी बहुत होती है। जी, फसली त्योहार है ये हमारे, हमारी संस्कृति के रियल हिस्से, पोंगल और ये सब मिलाकर हार्वेस्ट फेस्टिवल जिसको हम। हालांकि जयपुर में केवल बेचारे सीधे साधे लोग हैं, पतंग उड़ाते रहते हैं। बाकी दुनिया में पतंगबाजी जो होती है वैसे जयपुर वाले नहीं उड़ाते। नहीं आजकल तो पतंगबाजी ही चल रही है, कौन किस। पतंगबाजी का ही दौर है। तो सर ये क्या हो रहा है दुनिया भर में जो चल रहा है? एक तो आपके मित्र ट्रंप साहब क्यों नाराज रहते हैं, और दूसरे आपके जो मित्र हैं पुतिन साहब, उनका क्या हालचाल है? ये पहले कहाँ से शुरू करें, ट्रंप साहब से करें? ईरान में क्या करवा रहे हैं? देखिए, हम चाहे न चाहे ट्रंप साहब के बिना तो कोई बात पूरी होगी नहीं, तो उन्हीं से शुरू करते हैं। ट्रंप साहब ने आके सारी दुनिया में उथल पुथल मचा दी। उसकी धमक हम अपने देश में तो आप जान ही रहे हैं कितना महसूस कर रहे हैं। हर हफ्ते, हर दूसरे तीसरे दिन कुछ न कुछ वो हमारे बारे में छिड़क ही देते हैं। खैर, उन्होंने सारा हमारा जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय हमारी जो छवि थी और जो हमने काफी बड़ा एक तूल कलाम पैदा कर रखा था विश्व गुरु वगैरह होने का, उन्होंने आके वो शीशे पे जो है पत्थर मार दिया। अब उसके तिनके बिखरे हुए हैं, उसमें भी वो मान नहीं रहे, फिर पत्थर मारे जा रहे हैं। तो ये तो है उनकी समस्या। ये है उनकी समस्या। जयशंकर जी का ट्वीट देख रहा था कि उन्होंने लिखा है कि मार्को रूबियो से उनकी मुलाकात हुई है और ठीक ठाक सी डील हुई। जी, मुलाकात वगैरह सबसे हो रही हैं और बयान आ रहे हैं, लेकिन जो असली चीज है वो नहीं हो रही है। वो ये है कि ट्रंप साहब के लिए अमेरिका जो उन्हें इस समय मिला है उसमें चैलेंज है। जो डेमोक्रेट्स हारे वहां, उसकी वजह ये थी कि जो ग्रोसरी की दुकानें थी, हमारे एक मित्र हैं, उनके बेटे वहां पे मतलब आईएएस रहे हैं, 82 बैच के, रिटायर हो गए हैं। उनके बेटे फिजिक्स में काफी अच्छा काम करते हैं और वो वहीं रहते हैं अमेरिका में। तो अमेरिका को लेकर उनकी अच्छी समझ रहती है और वहां ज्यादातर वक्त वो वहां गुजारते हैं। तो उनसे बातचीत होती थी और जिस समय चुनाव चल रहा था तो उन्होंने कहा था मुझे कि इस बार ये हारेंगे, ये डेमोक्रेट्स हारेंगे। तो मैं पूछ रहा था कि आपको मूल कारण क्या लगता है उसका? तो उन्होंने कहा कि देखिए, ग्रोसरी स्टोर्स में अमेरिकन्स अपनी जरूरत की चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं सारी, जितनी वो अब इसके पहले खरीदते रहे। देखिए, अमेरिका एक रईस देश है, इसमें कोई शक नहीं, उनका पर कैपिटा वगैरह बहुत हाई है, हमारे से उनकी कोई तुलना का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हाई है तो एक आदत पड़ जाती है कि उतना ही खर्च करेंगे या उसके आसपास खर्च करेंगे। एकदम से अगर उसमें डाउनफॉल होता है तो वो चुभने लगता है, वहां भी और यहाँ भी और सब जगह। तो वहां की आबादी को उनका ये जो ह्रास होना शुरू हुआ था, ये चुभने लगा था। ह्रास क्यों हुआ? क्योंकि इस बीच 20-25 सालों में चीन ने सिर्फ अमेरिका को नहीं, पूरे वेस्ट को रिप्लेस कर दिया मैन्युफैक्चरिंग में, और धीरे धीरे पूरी दुनिया को ही रिप्लेस कर दिया। और चीन बहुत ठंडे दिमाग से, बिना हल्ला गुल्ला किए, शांति से अपना काम कर रहा है। अब उसकी वजह से यह है कि उसने
किसी को ऐसा मौका नहीं दिया कि वो मैन्युफैक्चरिंग में जो उसकी गति थी उसमें कोई कहीं विराम लगा सके, और आदतें बदल दी उसने। अब दुनिया के लोग जो हैं मैन्युफैक्चरिंग में चाह के भी नहीं जा पा रहे हैं उस जगह पे, क्योंकि चीन उनका देश समाजवादी देश है। वो अपनी इंडस्ट्री वगैरह को सरकारी तौर पर जिसको तय करते हैं, तो बिजली मान लो फ्री देनी है तो सबको फ्री देनी है, तो वो दे सकते हैं, और उन्होंने उसके लिहाज से अपने को डेवलप किया। रॉ मटेरियल की पूरी चेन सारी दुनिया से उन्होंने व्यवस्था की, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, जहां जहां जो था उन सब चीजों को बहुत निहित किया। और अब तो वो दूसरी स्टेज में पहुंच गए हैं जब रोबोटाइजेशन कर रहे हैं, यानी भविष्य में उनकी बहुत सारी फैक्ट्रियां उनकी रोबोट्स पे चली गई हैं। जब मनुष्य नहीं उनकी कारें रोबोट बना रहे होंगे और वो एआई से संचालित होंगे, तो बहुत बड़ी तादाद में जो लेबर कॉस्ट वगैरह है वो बहुत कम वो कर लेंगे। बहुत कम क्या, मतलब मशीनों पे आ जाएगी, जीरो कर लेंगे। तो इनसे अब दुनिया में कोई उनसे मैन्युफैक्चरिंग में मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन ट्रंप साहब चाहते थे कि मैन्युफैक्चरिंग को जबरन वो अमेरिका में वापस लाए, जो वहां से चली गई। तो उन्होंने कुछ सैंक्शंस लगाने शुरू किए, बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए। पहले चीन से ही उनकी कुश्ती चली, आज हम 50 लगाएंगे तो चीन 40 लगाएगा, फिर वो 80 लगाएंगे, फिर वो 70 लगाएगा, से करते करते 150-200 तक पहुंचे, फिर नीचे आए, फिर क्योंकि चीन के बिना काम भी नहीं चल सकता। और चीन ने इस बीच कुछ क्षेत्रों में तो ऐसी विशेषज्ञता और अरेंजमेंट हासिल कर लिया है, जैसे वो आपका जो ये जो मिनरल्स होते हैं, इनकी सप्लाईज इनको डेवलप करके आजकल, हाँ, इनको डेवलप करके विभिन्न मिनरल्स को एक तरह से वेपनाइज उसने कर लिया है कि उनके बिना न उनकी रक्षा क्षेत्र में कुछ बड़े काम हो सकते हैं, न वायुयान क्षेत्र में हो सकते हैं, न आजकल जो ये चिप्स वगैरह आती हैं जिससे दुनिया एआई वगैरह में काम कर रही है, न उसमें हो सकते हैं। इन सब चीजों में जो जरूरी अवयव है उसकी मोनोपोली उसने अपने यहाँ उसको साफ करने की और उसको उपयोग में लाने की। हमारे देश की जो हमारा सबसे दूसरा एक्सपोर्ट का बड़ा उद्योग है दवा बनाने वाला, उस दवा बनाने वाले में जो एपीआई कहलाता है, जो यानी जिस साल्ट पर दवा बनती है, वो ज्यादातर साल्ट जो है चाइना में बनते हैं। सारी दुनिया के लिए, हमारे लिए भी, हमारी बड़ी इंडस्ट्री, हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की इस बारे में, एपीआई पे उन्होंने छूट दी और कई, लेकिन नहीं बात बन पाई कि हमारे लोग अपना एपीआई डेवलप कर लें। नहीं हो पाया, क्योंकि वो जहां तक उसने अपनी चीजों को पहुंचा दिया है, कॉस्ट में आप ड्यूटी लगा के भी वो सस्ता उससे पहुंच रहा है। आज भी चाइनीज माल सब भरा हुआ है अमेरिकन, उसमें थोड़ा बहुत अंतर पड़ा है, लेकिन वो यहां से नहीं तो वाया वियतनाम बिलिंग हो जा रही है, वाया सिंगापुर बिलिंग हो जा रही है, वाया अफ्रीका बिलिंग हो जा रही है। माल चाइनीज ही है, नाम बदल जा रहा है। जैसे भारत में जितने फोन हम बनाते हैं, ये सब हम इसमें से लगभग 90% पार्ट चाइना से आ रहे हैं। हम सिर्फ स्क्रू ड्राइविंग कर रहे हैं। वो राहुल गांधी ने ठीक कहा था, ठीक है, हमारा नंबर ऑफ फोन हमारे हैं, हमारे यहाँ ज्यादा असेंबल हो रहे हैं क्योंकि हम बहुत बड़े बाजार खुद में हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उसका हर चीज चीन से आ रहा है। हर चीज, मैंने 90% मैंने हर चीज हो गई, हम खुद उसमें से कुछ नहीं बना रहे, हम सिर्फ स्क्रू ड्राइविंग कर रहे हैं। ऐसे ही दुनिया कर रही है। और उन्होंने कुछ क्षेत्रों में ऐसी बढ़त ले ली है, जैसे अभी पर्यावरण पर आज मैं सुबह पढ़ रहा था, कुछ एक रिपोर्ट आई हुई एक्सियोस करके है, वो इस पे देता रहता है सालाना रिपोर्ट। तो उसकी रिपोर्ट्स में है कि अमेरिका ने तो अपने को विड्रॉ कर लिया यूनाइटेड नेशंस की जो शपथ थी, जिसके तहत उनको भी अपना कार्बन इमिशन गिराना था। यूरोप भी थोड़ा उसकी जो भी उसकी घोषणाएं थी उसमें स्लगिश हो गया, 1934 तक जो करना था वो नहीं कर पा रहा। सिर्फ दुनिया में चीन है जो इस क्षेत्र में जो टारगेट्स थे उससे 25-30% पहले उसने अचीव कर लिए हैं, और वो आगे जा रहा है। चाहे वो पवन ऊर्जा हो, चाहे वो सोलर ऊर्जा हो, चाहे जो दूसरे और भी कई चीजों पे तो रिसर्च पे ऐसा कर रहा है कि जिससे भविष्य में अगर वो सब सफल हुई तो एकदम रिवोल्यूशन होगा। अमेरिका भी कर रहा है रिसर्च पे, ऐसा नहीं। अमेरिका ज्यादा बेहतर लेबोरेटरीज वगैरह है, अभी भी उसकी यूनिवर्सिटीज अभी भी दुनिया में सर्वोत्तम है। तो अमेरिका ऐसा नहीं है कि वो एकदम हार जाएगा, लेकिन उसको एक चैलेंज तो पैदा हो गया है, और उस चैलेंज को दूर करने के लिए हाथ पांव मारते हुए ट्रंप मिल रहे हैं। लेकिन ट्रंप की जो स्टाइल है उसमें वो ये नहीं दिखना चाहते कि वो हाथ पांव मार रहे हैं, वो दिखना ये चाहते हैं कि चीजें उनके कमांड में है, और वो चाहेंगे तो मतलब वो इसको सबको ठीक कर लेंगे। तो इसमें वो अफलातून किस्म के फैसले ले रहे हैं। वेनेजुएला में जैसे उन्होंने राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया,
अब इसको दुनिया कैसे इसको सीधा कर सकती, तो इनका कोई समर्थक भी उनको नहीं समर्थन दे पा रहा है। अब ईरान में वो लगभग जबरन क्रांति कराने में लगे हुए हैं। इजराइल में कई वो बैठे हुए, अब तो सब खबरें बाहर आ गई कि वहां से उनका सोशल मीडिया और वो कैंपेन चला रहे थे। स्टारलिंक को उन्होंने कहा कि साहब आप वहां इंटरनेट दीजिए, इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया है तो आप दीजिए। तो मिलिट्री ग्रेड की टेक्नोलॉजी लगा कि ईरान रोकने में लगा है। तो वो एक आंदोलन करा के एक सरकार बदलने में लग गए एकदम। और उनके ट्वीट से लगता है कि वो हमला भी कर सकते हैं किसी भी समय, जैसा जी। ऐसे उन्होंने यूरोप को डरा दिया, क्यूबा में है, ग्रीनलैंड में है, चिली में, यूरोप को डरा दिया कि अब उनको ग्रीनलैंड चाहिए। अब एकाएक यूरोप जो अब तक नाटो में इतने साल से नाटो में उनके साथ है और उन पर निर्भर था, उसने अपनी सुरक्षा व्यवस्था में इन्वेस्ट नहीं किया, अब वो एकाएक फंस गया है। एक और रूस ने यूक्रेन पे आधा कब्जा कर लिया, आधे में बढ़ा जा रहा है और उससे डर लग रहा है कि उससे आगे न बढ़े, तो यूरोप उससे ही डरा हुआ था। अब अमेरिका ने कहा हम ग्रीनलैंड कब्जा कर लेंगे, तो और फिर अब वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि ग्रीनलैंड में डेनमार्क की सेना हमारे लिए तो 1 मिनट की भी चीज नहीं है। अब अजीब समस्या हो गई है। तो यूरोप बयान तो दे रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि यूरोप मुकाबला नहीं कर सकता अगर अमेरिका मतलब ट्रंप जैसे है। पता चला वन फाइन मॉर्निंग हम लोग खबर, उनके यहाँ तो जब हमारे यहाँ रात होती है उनके यहाँ दिन होता है, तो हाँ तो पता चला हम सो रहे होंगे और सवेरे डेनमार्क जो है हार चुका होगा ग्रीनलैंड, वहां पे ट्रंप साहब का झंडा लहरा रहा होगा। तो दुनिया में बड़ी उथल पुथल उन्होंने मचा दी है। किसी कानून कायदे को वो नहीं मानते। जैसे क्लाइमेट चेंज वगैरह का जो सवाल है, ये पिछला 25 जो था ये भी बहुत गर्म गया। मतलब जो भी क्लाइमेट का अध्ययन करते हैं वो बता रहे हैं कि ये खतरे के संकेत पे हम लोग जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे देश हैं, इंडोनेशिया के आसपास वाले द्वीप, बहुत सारे फिलीपींस, ये सब डूब सकते हैं, ये सब धरती से मिट सकते हैं। आपका थाईलैंड का एक बड़ा हिस्सा चला जा सकता है, अपना अंडमान निकोबार डूब सकता है। तो ऐसे दुनिया में ये जो ग्रीनलैंड भी गर्म हो रहा है, ग्रीनलैंड एक बर्फीला इलाका है, वो भी गर्म हो रहा है। तो वहां से अगर पानी ज्यादा आएगा समुद्रों में तो हमारे बांग्लादेश का बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा, हमारे कलकत्ता में भी पानी बहुत ऊपर तक आ जाएगा। तो ये सब चीजें और चेन्नई वेन्नई सब पे दबाव पड़ेगा। इस पूरे एरिया में पानी जब जितना है उससे 2 मीटर 2.5 मीटर 1.5 मीटर ऊपर हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, वो कहीं न कहीं घुसेगा आबादी में। तो ये एक समस्या दुनिया में आ रही है। और जो ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इससे ये सब चीजें ट्रंप जो है इनको किसी चीज को कुछ समझते नहीं है और वो कहते हैं अरे ये सब कहने की बातें हैं, ऐसे कुछ नहीं होता। अब वो ये अनसाइंटिफिक तरीके से, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे अनसाइंटिफिक तरीके से कहते हैं गोबर से आप वो बना लीजिए कैंसर की दवा, या गोमूत्र से बन जाएगी, हमारे यहाँ लिखा हुआ है। अब ये सब चीजें मिथक, अल्टीमेटली वो सब चोरी में पैसा सब चला जाता है इस तरह के नाम पे जो भी ग्रांट आती है। वही ट्रंप के यहाँ हो रहा है। तो दुनिया बड़ी सशंकित है कि ट्रंप के इन फैसलों से, जिसकी कीमत सबको चुकानी पड़ेगी, पूरी मानवता को, एक उथल पुथल आ गई है। इससे अर्थव्यवस्था में बहुत उथल पुथल हो रही है। हमारे यहाँ भी हम देख रहे हैं कि रुपया जो है डॉलर के अगेंस्ट लगातार टूटता चला जा रहा है। तो हमारी जो भी इनकम थी रुपए में, वो इनकम डॉलर के अगेंस्ट कम होती जा रही है। हमारा शेयर मार्केट दिख रहा है कि उछल रहा था बीच में, अभी तो आजकल नहीं उछल रहा है, लेकिन जब वो एवरेज में देखा गया तो दुनिया में सबसे ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस करने वाला है डॉलर के सामने। क्योंकि जब वो तो जो भी हमारा है रुपए में हमें मोटा दिखता है, लेकिन डॉलर के सामने वो छोटा हो गया है या वहीं रुका हुआ है, बढ़ नहीं रहा है। तो ये जो परिस्थितियां दुनिया में निर्मित हो रही हैं, और उसमें अब रूस भी जिद पे लगा हुआ है। उसने एक नई, एक ऑर्शेनिक नाम की एक मिसाइल बना ली है जो हाँ परमाणु ऊर्जा से चलती भी है और परमाणु का विस्फोट करती है, कर सकती है। उसका एक ट्रायल भी उसने लिविव नाम की एक शहर है जो पोलैंड के बॉर्डर पर है यूक्रेन का, उसमें उसका परीक्षण करके भी दिखाया कि जो अमेरिकी और यूरोपियन रक्षा प्रणालियां हैं मिसाइलों से, वो उसको रोक नहीं सकती। तो दुनिया कुछ खतरे की ओर बहुत ज्यादा करीब हो रही है। तृतीय विश्व युद्ध, आणविक युद्ध, ये सब चीजें ऐसा नहीं लगता कि बहुत डिस्टेंट है, दूर है। और ये जो नए कब्जे की लड़ाई है, साधनों पर फिर से आने की लड़ाई है, अर्थव्यवस्थाओं को संभालने की लड़ाई है, इस सब में एकाएक तेजी आ गई इस सब जगह। और समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ जाके रुकेगा। जी, आपका कोई सवाल? नहीं, एक चीज और समझाइए ट्रंप साहब को लेकर, जैसे आपने क्लाइमेट चेंज की बात की। अभी जो ट्रंप साहब ने यूएस को
जितनी इंटरनेशनल संस्थाएं थी और यूएन में से जैसे विड्रॉ किया है जी 30-40 जिन भी संस्थाओं से अपने आप जी को जी विड्रॉ कर लिया है, फंडिंग से विड्रॉ कर लिया है, और उनका जी भाई इनका कोई मायने नहीं है। तो इसको मुझे समझाइए कि एक तो अमेरिका का दबदबा इन सब संस्थाओं में फंडिंग और उनकी हिस्सेदारी की वजह से भी था, क्योंकि जी वो दुनिया पर एक तरह से करते थे। तो क्या वो जी दबदबा कम होगा, और क्या इस तरह से जिम्मेदारी से अपने आप को विड्रॉ कर लेना, इन दोनों में पहले तो मुझे ये समझाइए कि क्या इससे अमेरिका का दबदबा कम होगा दुनिया में, और अमेरिका के लोग क्या दरअसल सोचते हैं? ये सब संस्थाएं, ये सब नियम कायदे इन्हीं लोगों ने बनाए थे। जी। अमेरिका क्या है? अमेरिका यूरोप का एक्सटेंशन है। हाँ, एक महाद्वीप था जिसमें वहां के जो लोग रहते थे आदिवासी की तरह थे, हमारे रेड इंडियंस कहलाते थे। यूरोपियन लोग जहाज ले लेके गए वहां, उन्होंने उतना बड़ा भूमि का भाग देखा उस उपमहाद्वीप को, और ये जो इनके पास तोपें बंदूकें वगैरह थी, तो ये जाके इन्होंने वहां भूभाग कब्जा किए, वहां के स्थानीय लोगों को मारा, धीरे धीरे वहां के स्थानीय सारे लोगों को मार दिया। बहुत रेयर अपवाद के तौर पे कुछ लोग है, और उस पे कब्जा कर लिया, संसाधनों पे कब्जा कर लिया, एक देश क्रिएट हो गया अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका के बहुत सारे छोटे छोटे देश क्रिएट हो गए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इस तरह से उस पूरे उपमहाद्वीप पर पश्चिम ने अपना राज कर लिया। जो दक्षिण के भी देश हैं दक्षिण अमेरिका के, उसमें भी ज्यादातर स्पेनी बोलने वाले और इटालियन और इन्हीं सब के वो सब कॉलोनीज थे पहले। हाँ, जी, फ्रेंच, ये सब तो इनमें धीरे धीरे वो आजाद हुए, अब अलग तरह से है। लेकिन ये सारी संस्थाएं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, यूनाइटेड नेशंस का न्यूयॉर्क में होना, ये सब अमेरिका के नेतृत्व में हुआ। इन्हीं ने नियम कायदे बनाए। लेकिन धीरे धीरे अब यही है जो उसको तोड़ भी रहे हैं। तो यानी तब की जरूरत इनकी ये थी कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, यूरोप जर्जर हो गया था, और रूस एक शक्ति के तौर पर, सोवियत संघ के तौर पर सामने आ गया था, जिसको ये टैकल करना चाहते थे। लेकिन एक लड़ाई से उबरे थे, उस लड़ाई में सबका मिला जुला रोल था, तो एकदम से मॉरल चीज भी नहीं ले सकते थे वैसी। तो वो कुल मिला के यूएन नाम की संस्था के अम्ब्रेला के नीचे नियम कायदे बना के चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। दुनिया उस पर चल पड़ी, चली 5-6 दशक, 7 दशक। अब हम देख रहे हैं कि साहब वो 8वें दशक तक आते आते अब वो चीजें, वो कोई उस पर तैयार ही नहीं हो रहा है। कोई नहीं, जिन्होंने इनको बनाया वही अमेरिका सबसे पहले, जो मैंने बताया था कि चीन की बढ़ती सामर्थ्य से मुकाबला करने के लिए, या उसको हराने के लिए, या फिर दुनिया पे उसी तरह काबिज रखने के लिए, अमेरिका ने अब अपने ही बनाए हुए सारे नियम कायदे संस्थान सबको धता बता दिया है। क्लाइमेट चेंज भी उसी में से था, वो भी यूएन के फैसले हैं, उसमें भी ये हस्ताक्षर करता है, सब है। तो वो यूएन को उन्होंने लगभग डिफंक्ट कर दिया। जो कुछ उन्होंने वेनेजुएला में किया, उसको यूनाइटेड नेशन जाहिर है कैसे स्वीकार कर सकता है, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और इस तरह का अकेला मामला नहीं है जो इजराइल के जरिए उन्होंने गाजा में किया, उसको भी कोई दुनिया में नहीं स्वीकार कर सकता। सब जब बात होगी, अगर डेमोक्रेटिक तरीके से बात होगी, तो आप गलत बात को कैसे साबित अपने पक्ष में करा सकते हैं? तो अब ये गुंडागर्दी से करा रहे हैं, ये अंतरराष्ट्रीय गुंडागर्दी है एक्चुअली। लेकिन अब दुनिया में चूंकि उनके पास इतनी सामर्थ्य है, अभी भी उनके पास आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य इतनी है कि डर के मारे लोग जो है, लोग भी और देश भी, बहुत कम लोग उनके मुंह पे उनको गलत कह पाते हैं, और जो कहते हैं उनको कीमतें चुकानी पड़ती हैं। आपको जेलेंस्की का याद ही होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बयान को उसने प्रतिवाद कर दिया था, बेचारा, जो कीमत आप देख ही रहे हैं किस तरह से चुका रहा है। आप मादुरो को देख रहे हैं कि वो बेचारा सो रहा था, उसको उठा के ले आए, मियां बीवी दोनों जो है वो इनके कैदी बन गए हैं। वो कोस्टा रिका और कोलंबिया का जो राष्ट्रपति है, पादरो क्या नाम है, वो बोल रहा है अभी, लेकिन वो भी कह रहा है कि ठीक है, मुझको भी उठा ले जाएं। यानी आदमी असहाय स्थिति में बोल रहा है। भारत में तो आप देख रहे हैं कि हम बोल ही नहीं रहे हैं, हमारी तो बोलती ही बंद कर दी उसने। तो और यूरोप के भी देश डर डर के, संभाल संभाल के, ब्रिटेन तो बिल्कुल भी नहीं, गोलमोल बोलता है। फ्रांस और जर्मनी में थोड़ा बहुत, और कुछ स्कैंडिनेवियाई देश, अब चूंकि ग्रीनलैंड पे वो कब्जा कर रहे हैं, तो डेनमार्क को और स्कैंडिनेविया को बोलना पड़ रहा है, वरना सभी जो है डरे हुए हैं उनसे, क्योंकि उनके पास निश्चित तौर पर इस समय, अभी आज की तारीख में अगर कहीं युद्ध की बात हो, ये सेना के लगाने की हो, हथियारों की हो, तो उसमें वो आगे है, और वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में माइट इज राइट वाली दुनिया इस समय फिर से हो गई है, जो बहुत खराब स्थिति है। रूस ने भी यही किया,
रूस ने भी वही यही किया। थे कि आप रूस पर भी बात करें कि ट्रम्प साहब ने किया है, बिल्कुल। रूस भी वैसे ही कर रहे हैं, पुतिन भी उसी तरह से कर रहे हैं यूक्रेन पुतिन के साथ। मतलब अमेरिका का तो ये कलर आज आया है। अमेरिका आज भी डेमोक्रेटिक देश है, आज भी वहां इंस्टीट्यूशंस हैं, आज भी इंस्टीट्यूशन पकड़ रहे हैं ट्रम्प को, और कोर्ट्स वगैरह में कई चीज उनकी चैलेंज्ड है। लेकिन रूस में तो ऐसा कुछ है नहीं। रूस में तो पुतिन एक जमाने पहले ही इन सब संस्थाओं को मटिया मेट करके सब अपनी जेब में डाल चुके हैं। रूस की पूरी आबादी जो है उन्होंने डरा रखी है। जो उनके विरोधी वगैरह थे उनको जेलों में डाल दिया, किसी को मार दिया, कोई वहां जेल में मर गया। कुछ उद्योगपति जो उनके साथ नहीं थे उनको उन्होंने जेलों वगैरह में डाला, या निर्वासित होना पड़ा, लोगों को बाहर भागे। कुछ लोगों को उन्होंने बाहर होते हुए भी मरवाया वगैरह। तो वो एक बड़ा अत्याचारी शासन है पुतिन का अदरवाइज। और वो जो है वो भी एक गुंडे की तरह से सोचते हैं। अब वो उतने समर्थ नहीं रह गए, लेकिन वो अपने को वही सोवियत महाशक्ति के तौर पे सोचते हैं। उनके पास एटॉमिक आर्सेनल है अभी दुनिया में दूसरे नंबर का। तो इस लिहाज से भाई दुनिया डरती भी है, खतरा तो वही है। अब वो ज्यादा एटम बम फेंक सकते हैं दुनिया पे, वो सब इंतजाम उनका पास पहले से बना हुआ था, और पुतिन उस पर बैठे हुए हैं। तो वो भी गुंडागर्दी कर रहे हैं। और ये बात जो यूक्रेन में हुई, इसको बातचीत से दुनिया का जो तरीका था, जो दुनिया ने खुद ही अख्तियार किया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उसके हिसाब से तो इन सब चीजों पे बातचीत होनी चाहिए थी। यूनाइटेड नेशंस का रोल होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद उसका रोल होना चाहिए था। लेकिन इन सब चीजों को लगातार, जो माइट इज राइट वाली बात मैंने कही, जिसके पास सामर्थ्य है वो सुनता नहीं है दूसरे की। चीन को हम देख रहे हैं कि अब उसने पाकिस्तान से हमारे जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा ले लिया। अब एक और उसका एक डेलीगेशन आके हमारे बीजेपी वालों के साथ चाय पी रहा है, बिस्कुट खा रहा है। दूसरा उसका विदेश मंत्रालय वहां से बयान दे रहा है कि वो जो है घाटी, एक हमारी जो है सक्षम घाटी, वो हमारी नहीं है, वो उसकी है। ऐतिहासिक तौर पर बाकी चीजों पर हम मानते हैं, अरुणाचल है या ये आपका लद्दाख है, इसको हम विवादित मान सकते हैं ऐतिहासिक रूप से। लेकिन जम्मू और कश्मीर का हिस्सा तो अभी 47-48 में पाकिस्तान ने कबाइलियों के जरिए जबरन हमसे उस समय ले लिया, चूंकि वो राजा की डिसीजन में देर हुई, और राजा के डिसीजन में देर होने से भारत सरकार के हस्तक्षेप में देर हुई। उसका फायदा मिलके वो हिस्सा हमसे, हमारे हाथ में नहीं है। हमने संसद में प्रस्ताव भी पास कर रखा है उसको वापस लेने का, हम उसे अपना ही मानते हैं, अपने नक्शे में रखते हैं, सब है। लेकिन अब उसे हम ये भी जानते हैं कि 63 में उसे दे दिया था पाकिस्तान ने अपने को, चीन के साथ रिश्ता बनाने के लिए, भारत से लड़ने के लिए। तो चीन ने उसमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना लिया है। अब उन्होंने दावा, तो ये भी माइट इज राइट ही है। उनकी माइट चूंकि भारत से ज्यादा है, और हमारे विदेश मंत्री कह भी चुके हैं कि हमसे 5 गुनी बड़ी अर्थव्यवस्था से हम होस्टाइल थोड़ी हो सकते हैं। तो यानी हमारा भी एक सरेंडर ही है। तो ये जो परिस्थिति है, ये सारे उन देशों के लिए और उन आबादियों के लिए जो सैनिक ताकत में इन गुंडों का मुकाबला नहीं कर सकते, अंतर्राष्ट्रीय गुंडों का, उन्हें इस परिस्थिति को एडजस्ट करना पड़ रहा है। दुनिया में ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये रियलिटी है। नहीं, लेकिन जैसे आपने बात की चीन पर ही हम लोग आ रहे थे कि एक और सुपर पावर है चीन, वो भी अपनी दादागिरी कर रहा है। जैसे आपने अभी कश्मीर का जिक्र कर ही दिया, जी जी। ताइवान को लेकर भी जैसे वो होस्टाइल है, और किस दिन ग्रीनलैंड पहले कब्जा होगा या ताइवान होगा ये भी नहीं पता। और रेयर अर्थ को लेकर उनकी दादागिरी चल रही है, रेयर मिनरल्स को लेकर कि आपको इस्तेमाल करना है, नहीं करना है। हम लोग ना चाहते हुए भी ट्रेड डेफिसिट में उनके साथ बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये तीसरी महापावर है। मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि भारत की स्थिति क्या है, क्योंकि हम लोग अभी बड़ी बात कर रहे हैं कि हमने जो नॉन अलाइन डिप्लोमेसी थी उससे मल्टी अलाइन डिप्लोमेसी पर आ गए और नेशन फर्स्ट की डिप्लोमेसी पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये तीनों देशों के रेफरेंस में मैं देखूं तो क्या नेशन फर्स्ट हो रहा है हमारा, ये समझाइए। हमारी जो बात है उसका कोई मतलब नहीं है, और ये हमारा मतलब न होने के रोज नए संकेत आ रहे हैं। आज ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों के लिए कहा है कि भारत सुरक्षित देश नहीं है, आप मत जाइए वहां। हम पश्चिम के बहुत सारे देश हमारे खान पान और दूसरी चीजों पर हमेशा ही वार्निंग करते ही रहते हैं। तो अब हम धीरे धीरे पाकिस्तान में बदलते जा रहे हैं। जैसे पाकिस्तान के बारे में हमेशा एडवाइजरी यूरोप से और सबसे आती रहती कि वहां मत जाइए अपने नागरिकों के बारे में, अब हमारे बारे में भी आने लगी है। क्योंकि हम कथित तौर पर तो नेशन फर्स्ट कर रहे हैं, लेकिन हम देश में गृह युद्ध छेड़ रहे हैं।
हमारी जो नीतियां हैं वो देश में ही अपनी ही आबादी के बीच विभिन्न किस्म के मतलब लड़ाई झगड़ा पैदा करने वाली है। उन्होंने काफी हद तक उसमें सफलता भी पा ली है। हमारे यहाँ भी अब उस तरह के एलिमेंट्स खुलेआम हो गए, जैसे पाकिस्तान में बहुत समय तक, लंबे समय तक रहे और अभी भी हैं, जो अपनी सैनिक इकाइयां चलाते हैं, लोगों को मार देते हैं। सरकारी संस्थानों में कई जगह उनको कई तरह के संरक्षण है, कई जगह नहीं है। जो उनकी अल्पसंख्यक आबादियां हैं या सामाजिक हिस्से हैं, उन पर जुल्म ढाते हैं और धार्मिक सुप्रीमेसी की बात करते हैं, और या उसके कायदे कानूनों को लागू करने की, लगभग वही सब हम भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी गाजियाबाद में बैठ के यति नरसिंहानंद वैसे ही सरमन जारी करते हैं जैसे वहां वहां बैठे बहुत सारे मौलवी और मुल्ला करते हैं। हाँ, और वैसे ही उनके साथ जो बहुत सारे ग्रुप है, तलवारें लेके और कट्टा लेके और बंदूकें लेके घूमते हैं। हमारे यहाँ भी तलवारें बांट रहे हैं, त्रिशूल बांट रहे हैं, डंडे बांट रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, और हमारी अल्पसंख्यक आबादियां जो है उनको डरा धमका रहे हैं। कहीं इंडिविजुअल कोई मिल जा रहा है तो पहचान के नाम पे उसको मार पीट रहे हैं, कई जगह जान से ही मार दे रहे हैं। और सरकारों का रवैया ये है कि अगर आप बहुसंख्यक समुदाय से हैं उस, और तो आपको ज्यादातर बार अनदेखी की जाएगी आपकी गुंडागर्दी की, और अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं तो आपको किसी कोर्ट से कहीं कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, आप लात भी दिए जाएंगे, आपका घर भी तोड़ दिया जाएगा, आपको आपकी टांग में गोली भी मार दी जाएगी और आपकी छाती में भी गोली मार दी जाएगी, और साधारण साधारण बातों पे आपको वर्षों तक जेल में सड़ाया जाएगा। तो हम लोग भी एक अजीब उसी दिशा में जा रहे हैं, जो दिशा कहीं नहीं पहुंचती, जिस पे चल के पाकिस्तान जहां है वहां है, और हमने भी वही कर लिया। और दुनिया अब आज ही आया है ऑस्ट्रेलिया वाला, ऑस्ट्रेलिया ने अभी जारी किया है। तो जो भी सभ्य दुनिया है, बची खुची कितने दिन तक सभ्य रहेगी पता नहीं, उस सब में हमारी भी दशा लगभग दुर्भाग्यपूर्ण ही ढंग की ओर बढ़ रही है। हम बातें चाहे जितनी बड़ी करें, नेशन फर्स्ट कहें, विश्व गुरु कहें, पुरानी संस्कृति से कोई बड़े हवाले दे के कहें हम महान हैं, लेकिन हमारी रियलिटी है कि हम दुनिया के सबसे गरीब देश हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में लगातार पिछड़ रहे हैं। जहां पे मनमोहन सिंह ने हमें छोड़ा था, 16.34% हमारी जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सा था, अब 13 से भी कम है। हम बढ़ा नहीं पाए। हम निर्यात हमारा लगभग स्लगिश है, 400 बिलियन के आसपास ही था मर्चेंडाइज का जो हमारा निर्यात है। हमारा सिर्फ एक ही चीज हमारे लिए ज्यादा पैसा ला रहा है, वो है हमारे मजदूर। चूंकि देश में हालत बहुत खराब है तो लोग यहाँ से भाग भाग के कमाने जा रहे हैं। गल्फ में बहुत हैं, अमेरिका में हैं, यूरोप में, अपने खेत बेच के एजेंटों के जरिए ठगे जाके बड़ी कठिनाइयों से लोग दुनिया में भाग रहे हैं, और वहां से जो अपने परिवारों के लिए हेल्प भेजते हैं, रेमिटेंस कहलाती है, वही एक खाता है जिसमें हमारी थोड़ी ग्रोथ लगातार हमें दिख रही है। तो ये ग्रोथ, तो इसमें तो किसी का कोई रोल है नहीं, बल्कि इसमें तो उल्टा रोल है, क्योंकि हम अपने घर को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लोग भाग रहे हैं। एविडेंस को मैं नेगेटिव हमारे तरीके यहाँ से देख जी, अभी उन्होंने रुचिर शर्मा, जो दुनिया के मतलब कह सकते हैं आप इस समय जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज अर्थशास्त्र में रखते हैं, उनका भी इंटरव्यूज इस समय बहुत पॉपुलर हैं, बहुत लोगों को उन्होंने दिए हैं, CNN से लेके और सब जगह उनके लेख भी FT वगैरह में छपे हैं। वो जो भारत की तस्वीर पेश कर रहे हैं वो बहुत ही निराशाजनक है, डरावनी है। सच्ची बात तो है, डरावनी है, और उससे सबसे तो कोई भरोसा नहीं होता। अब वो रुचिर शर्मा तो न कांग्रेस के हैं, न बीजेपी के हैं, न किसी के हैं, विद्वान हैं और स्थापित विद्वान हैं। दुनिया उनसे सलाह लेती है भारत के बारे में, चूंकि भारतीय हैं, उन भारत वाले भी चाहते हैं कि भारत के बारे में बोलिए, तो उन्होंने बोल दिया है। वैसे तो वो ग्लोबल चीजों पर बोलते हैं और जानते हैं। तो जब ये सब लोग जो भी विद्वान हैं दुनिया में, जिनकी मान्यता है और जिनके ज्ञान से हम लाभ ले सकते हैं, हम उसकी जगह, उनसे लाभ लेने की जगह जो भी हमारे मतलब गड़बड़ियों पे उंगली रख देता है, उसको हम दूसरे ब्रैकेट में डाल देते हैं। उसको हम कह देते हैं कि ये फलाने ने कर दिया, ढिमाके ने कर दिया, या ये मिला हुआ है, या ये करप्ट है, देशद्रोही तक कह देते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में जब आप संवाद खत्म कर लेंगे तो आप यही करेंगे कि गोबर और गाय की पेशाब पे कथित रिसर्च करके उस पैसे को खा जाएंगे। वही हो रहा है जी। तो आखिरी सवाल भारत के साथ साथ जुड़ा हुआ कि जैसे आपने भी आशंका कई बार जारी की कि क्या हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसी आशंकाएं बढ़ रही है। और जो अभी तो मतलब पूरे देश दुनिया में गुंडा राज जैसा हो गया ना, ये जो आपने कई बार माइट इज राइट का इस्तेमाल किया आपने पूरे इसमें चर्चा में,
माइट इज राइट का मतलब तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि सब गुंडागर्दी हो गई है, और फिर जो कमजोर है उसको उठा के ले जाइए, खत्म ही हो गई ना बात। अब इस पे क्या बहस बिल्कुल। करना। अब बचा नहीं है भाई, अब या तो उनकी बात मानिए, उनकी बात मानने का मतलब है कि अब जैसे वो हम पे दबाव डाल रहे हैं कि आप पूरा एग्रीकल्चर क्षेत्र खोल दीजिए। बताइए, हमारा तो किसान वैसे ही मरा पड़ा है, साल भर 1.5 साल यहाँ प्रदर्शन करने दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हुआ था, उसकी आय वैसे ही बहुत घट गई है। वो जो फर्टिलाइजर वगैरह खरीदता है, वो सब चीजें लगातार महंगी हो रही हैं। जो वो जिन्स अन्य खरीदता है, साबुन तेल, ये सब अपने घरेलू सामान के लिए, गैस पेट्रोल डीजल, वो सब महंगा लगातार होता जा रहा है। आय घट रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, उसके सामने तो समस्या है। हमारे सामने समस्या है कि उसको कैसे इस कठिनाई में मदद करें, और हम पे दबाव डाला जा रहा है कि आप खोलिए इस दुकान को भी, इसमें भी वो आके घुस जाए। वो मशीन से पैदा कर रहे हैं, हम हाथ से पैदा कर रहे हैं, हमारा उनका क्या मुकाबला है। तो हमने अपने संरक्षण के लिए कुछ कानून बना रखे हैं, हमारे ऊपर वो एकदम घोड़ी पे सवार है। चल और वो, सकता है ये जवाब भी। हाँ, और वो इसलिए सवार है कि हमने जाके उनके मुंह चाटने की हमने कोशिश की। हम उनके लिए नारा लगा रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार हमारे मूर्खों का रेवड़ यहाँ उनके लिए यज्ञ कर रहा था, वीडियो डाल रहा था, ट्रंप हमारे बाप है मतलब। तो अब बाप ने लात मार दी, अब बताओ कहाँ हो। अब समझ में नहीं आ रहा, अब गाली दें कि प्यार करें, पुरानी वीडियो हटा रहे हैं। तो हम तो एक झूठी चीजों पे चल रहे हैं। जो हमें करना चाहिए वो कोई काम हम कर नहीं रहे हैं, उनकी जगह हम आपस में एक दूसरे को लड़ाने वाली अकल पे सोचते हैं, बहुत चालाक हैं। तो हमारा रोल तो दुनिया में धीरे धीरे बहुत घट गया है एक्चुअली। और अगर तृतीय विश्व युद्ध होता भी है तो हम उसमें भी हम कहीं कोई खास नहीं है। लेकिन ठीक है, पता नहीं किस रेवड़ में किस तरफ से कहाँ रेत दिए जाए। अभी तो दुनिया हमें यही अभी तो पश्चिम हमें अपनी गुंडागर्दी की स्कीम में चीन से लड़ने के लिए एक बड़ी आबादी के तौर पे देखता है। बस हमारा कुल उनके लिए इतना उपयोग है कि कल को उन्हें चीन से लड़ना पड़ा तो जमीन पे वो अपने लोग नहीं मरवाते हैं, वो उसके लिए भी किराए के लोगों को मरवाते हैं। तो उसमें हमें भाड़े का सैनिक है, हमारा रोल उनके लिए भाड़े के सैनिक वाला है। अब ये हमें सोचना है कि हम भाड़े के सैनिक हैं कि हम एक सार्वभौम देश हैं। हमें बुजुर्गों ने तो सार्वभौम देश बना के दिया था, संविधान सहित दिया था। अगर हम उसको नष्ट करके एक भाड़े के सैनिक में बदलने वाले हैं तो क्या इसको कह सकते हैं। संविधान पर चीज हम जरूर करेंगे। आपने भी ऐसी जगह पर बात कदम की है कि जो अगली बार हम संविधान पर जरूर चर्चा करें, क्योंकि अपने देश की बात करना तो जरूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने वक्त नहीं विजय जी, निकाला। आपके साथ बात करना हमेशा ज्ञानप्रद रहता है। धन्यवाद। थोड़ा सा रिस्क रहता है, साफ साफ बात सुनने की जिनमें हिम्मत हो उनको शीतल जी का प्रोग्राम देखना चाहिए। बहुत धन्यवाद। के साथ भी इस प्रोग्राम को कर सकता हूँ क्योंकि शीतल जी साथ है, लेकिन ये भी मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि हम हर हफ्ते शीतल जी के साथ बात करेंगे, हॉट शीतल। क्या बात है, ये आपने रिस्क लिया, आपको धन्यवाद।